जय हिंद। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, केंद्र और राज्य के बीच के संबंध के बारे में कुछ जानकारी कलेक्ट करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वृत्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अलावा इस विषय पर कई अन्य उपबंध भी यानी टिप्पणी की गई है। केंद्र और राज्य के मुख्य वृत्तीय संसाधनों के वितरण में कार्य क्षमता, पर्याप्तता और उपयुक्तता को मुख्य सिद्धांत माना गया है। संविधान निर्माताओं ने इस सिद्धांत में समन्वय करने की अद्भुत चेष्टा की। वृत्तीय आधुनिक प्रशासन तंत्र का रक्त है यह वित्तीय आयोग, ठीक है। वित्तीय जो है हमारे केंद्र और राज्य के बीच जो बंटवारा करता है। योजनागत व्ययों एवं आपदाओं के समय राज्यों की वित्तीय संकट से मुक्त पाने के लिए केंद्रीय अनुदान के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के राज्यों को भी राजस्व प्राप्त हेतु केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। स्विट्जरलैंड के संविधान में वित्तीय संसाधनों का विभाजन भारत के विपरीत वर्णित है। वहाँ केंद्र राज्य के ऊपर निर्भर है, क्योंकि केंद्रीय राजस्व का अधिकतर भाग राज्यों में या राज्यों से प्राप्त होता है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है भारत में, उसको देखा जाए। संविधान के अनुच्छेद 275 संसद को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि वह ऐसे राज्यों को उपयुक्त सहायता अनुदान देने का उपबंध करती है या कर सकती है जिन्हें संसद की दृष्टि में सहायता की आवश्यकता दिखाई देती है। अनुच्छेद 286, 287, 288, 289 में केंद्र व राज्यों के सरकारों को एक दूसरे से द्वारा कुछ वस्तुओं पर कर लगाने से मना किया गया है और उन्हें कुछ करों से भी मुक्त प्रदान की गई है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 292 और 293 संघ तथा राज्य सरकारों को शरण लेने का अधिकार बराबर प्रदान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 265 यह प्रबंध करता है कि विधि को या विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर, शपथ या संग्रहित नहीं किया जा सकता है। संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच निम्न तरीकों से कर शक्तियों का आवंटन किया जाता है। आइए वो तरीका कौन कौन से उसको देखते हैं। संसद के पास संघ सूची के बारे में कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची पर कर निर्धारण करने का विशेष अधिकार दिया गया है। समर्थित सूची पर संसद व राज्य विधानमंडल दोनों कर निर्धारण का पूर्ण अधिकार है। 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 तथा 88वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा केंद्र राज्य के बीच कर राजस्व बंटवारे की योजना पर व्यापक परिवर्तन किया गया। 88वें संविधान संशोधन 2003 में एक नया अनुच्छेद 268D जोड़ा गया जो सेवा कर से संबंधित है। हालांकि 101 संविधान संशोधन जो 101वां संविधान संशोधन द्वारा नए अनुच्छेद 246A, 269A और 279A को शामिल किया गया और अनुच्छेद 268 को समाप्त कर दिया गया। और देखिए बताया जा रहा है कि आयात और निर्यात पर लगने वाले अप्रत्यक्ष करों के संबंध में केंद्र को ही समस्त शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रत्यक्ष कर लगा सकता है। अनुच्छेद 266 में संचित निधि एवं अनुच्छेद 268 में आकस्मिक निधि का प्रावधान भी किया गया है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का भी प्रबंधन किया गया है। अनुच्छेद 284 यह अपेक्षा करता है कि ऐसे कराधान पर प्रभाव डालने वाले विधेयकों जिनसे राज्य का हित जुड़ा हो के बारे में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यकता होती है। जीएसटी से प्रभावित संवैधानिक अनुच्छेद कुछ हैं जिसको देखा जाए। संशोधन 2016 में किया गया था। 246A इसमें केंद्र सरकार द्वारा या केंद्र सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह जीएसटी के संबंध में कानून बनाए। इसमें जीएसटी आई एवं जीएसटी के संबंध CGST यानी सेंट्रल जीएसटी और जीएसटी के संबंध में केंद्र को वह SGST यानी स्टेट जीएसटी के संबंध में राज्यों को पूर्ण शक्ति दी गई है।
वहीं 269 ए में इसके तहत IGST की या इंडिया GST की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इसके तहत अंतर राज्य व्यापार के मामले में एक कर की वसूली केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, जिसे बाद में राज्यों को भी दिया जाएगा उसी में से। 279A में यह GST परिषद की संरचना व गठन का प्रावधान करता है। वित्तीय आयोग जो गठन किया जाता है, यही वित्तीय आयोग है जिसने केंद्र और राज्य के बीच वित्त का बंटवारा करता है। वित्त आयोग का गठन हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आयोग राष्ट्रपति को इस बारे में सिफारिश करेगा कि संघ और राज्यों के बीच आगमों का वितरण किस प्रकार किया जाए। 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। ये 15वां, इस बात को नोटिस करिएगा, 15वां वित्तीय आयोग था। यह 27 नवंबर 2017 को गठन किया गया था। इसके द्वारा 1 अप्रैल 2020 से 31 अप्रैल 2025 तक की 5वीं अवधि हेतु सुझाव दिया जा सके। आयोग की अंतिम रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस तरह हैं। देखा जाए तो पहला, 15वें वित्त आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में पूर्ववर्ती आयोग की सिफारिशों को सुरक्षित रखा। आयोग ने विभाजन योग्य राजस्व की वृद्धि वर्ष 2000 से 2021 हेतु राज्यों के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की, जो कि अब तक 42% की थी, थी। अब देखा जाए क्या हुआ है, इसको बढ़ाया भी गया होगा, ऐसा नहीं है। हमको लग रहा है 4.5% कुछ बढ़ाया गया क्या। केंद्र की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी का मुख्य कारण नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सुरक्षा तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक है। वित्त आयोग के अनुसार राज्यों की जिम्मेदारी में हो रही कटौती साधारणतया पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर राज्य के हिस्से के बराबर है। वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020 से 2021 के लिए स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में 90,000 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की, जो अनुमानित विभाजन योग्य से 4.1% है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2020 में राज्यों को निम्नलिखित अनुदान दिए गए थे। कौन कौन से दिए गए थे अनुदान? राजस्व घाटा अनुदान भी दिया गया था, स्थानीय निकाय अनुदान भी दिया गया था, आपदा प्रबंधन अनुदान भी दिया गया था। कारण क्या था? कोरोना महामारी की वजह से इसमें अनुदान ये दिया गया था, नहीं तो फिर वही चला होता वित्त आयोग के फैसले से। पाँचवा क्या है? आयोग ने सार्वजनिक वित्त के संबंध के लिए कानूनी मसौदा बनाने हेतु एक विशेष समिति का गठन करने की सुझाव दिया था, ताकि एक संवैधानिक फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके। और छठा है, आयोग ने क्षमता बढ़ाने पर भी सुझाव दिया। कर साधारण को बढ़ाया जाए, जो कर आधार है इसको और थोड़ा सा पुश किया जाए। कर दरों को सुव्यवस्थित किया जाए। कर सरकार के सभी स्तरों पर प्रशासन की क्षमता और विशेषता को बढ़ाया जाए। सातवां क्या कह रहा है कि केंद्रीय करों में प्रत्येक राज्य की हिस्सेदारी हेतु आयोग ने मानदंड तैयार किया, जिनमें आय अंतर, जनसंख्या, प्रदर्शन, वन एवं पारिस्थितिकी, कर संबंधी प्रयास आदि शामिल हैं। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण संघ सरकार अधिनियम 1935 की पद्धति के आधार पर किया गया है। संविधान निर्माता का यह मत था कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध लचीली व बदलती परिस्थितियों के अनुकूल हो तो ही बेटर होगा। सही बात है। इस प्रयोजन हेतु एक वित्त आयोग की स्थापना उपबंध भी किया गया। किसी भी परिसंघीय संविधान में इस तरह की कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं है जिसके माध्यम से केंद्र और राज्यों में राजस्व का समयानुकूल समायोजन और वितरण होता है। यह व्यवस्था भारतीय संविधान का मौलिक योगदान है। देखिए, निष्कर्ष क्या निकलता है कि विधायी और प्रशासनिक संबंधों की भांति वित्तीय आयोग में भी संघ सरकार राज्य सरकारों से अधिक शक्तिशाली है, किंतु राज्यों को भी पर्याप्त सहायता एवं सांसदता प्रदान की गई है। दोस्तों, भारत के संविधान में 3 सूचियाँ हैं। समवर्ती सूची,
तो ये तो जिसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी है। एक राज्य सूची जो कि और राज्य सरकार ही इस पर कानून बना सकती है। एक स्टेट की सूची जिसे हम संघ सूची कहते हैं, इस पर केवल केंद्र सरकार ही अपना सूची बना सकती है, इस पर कोई कानून बना सकती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें सपोर्ट मिले आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो। जय हिंद।